नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 35 वीडियो आएगी। तो इन 35 में से आप 13वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 12 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखकर पीडीएफ के साथ रिवीजन कर अपने तैयारी को एक नया लुक दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक प्रश्न के साथ कई सारे फैक्ट होते हैं जो एक सिंबल के सामने लिखी गई होती है। ये जो फैक्ट है वो आने वाले सभी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे वहाँ पे आपको मदद पहुँचाएगी, जैसे पास्ट में पहुँचाते आया है। देखिए दोस्तों, अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो जो नई बात है, जो नई चीज़ यहाँ लिखा है वो नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा। अगर आप पीडीएफ नहीं लेते हैं तो जो चीज आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तो उसे जरूर कहीं ना कहीं नोट कीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 के कितने प्राप्त करता है? देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार भी 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक साधारण, आपको ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोल दिया जाता है, तो वो साधारण वाली हो गई, और इसका नाम ही है लाइफ टाइम अचीवमेंट। देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट में कोई भी अवार्ड आप कब प्राप्त करेंगे? जब उनको बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ाने में, लोकप्रिय बनाने में आप मददगार साबित होंगे, या फिर आपने एफर्ट लगाया होगा। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ध्यानचंद वाली, ये ऐसे खिलाड़ी को मिलता है जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन खेल भावनाओं को बढ़ाने में मदद किए हैं। तो इस बार जो है 2023 वाला, चूंकि 24 चल रहा है तो पिछला वाला मिलता है, 25 में 24 वाला को है आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 23 में 3 आदमी को जो है दिया गया है। अब ये 3 आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि 3 आदमी को दिया गया है, इन तीनों का नाम और खेल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये खेल है श्री मंजूषा कंवर मैडम, ये आपके बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। श्री विनीत कुमार शर्मा जी, ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। सुश्री कविता सेल्वाराज, ये जो है आपके कबड्डी से जुड़ी हुई हैं। तो ये तीनों कैरेक्टर जिन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991-1992 में पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। इस खेल का नाम बदलकर 2021 खेल का नहीं, इस पुरस्कार, इस अवार्ड का नाम बदलकर 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद साहब है। विश्वनाथ आनंद साहब जो हैं ये हमारे देश के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर मतलब चेस में होती है, वो ग्रैंड स्लैम टेनिस में होती है। ठीक है भैया, तो ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है भारत के लिहाज से, वो कैमा नंबर का चल रहा है? 84वां नंबर का चल रहा है। 44वां कौन है भाई? रमेश बाबू वैशाली। रमेश बाबू वैशाली जो हैं ये आपके 84वें ग्रैंड मास्टर हैं, और ये जो है भाई बहन जो ग्रैंड मास्टर बनने का इकलौता जोड़ी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रागनंदा के बहन हैं। इनके अलावा 2023 के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया और दिया गया। साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में होती है। कुछ यूनिक कैरेक्टर जो अर्जुन अवार्ड के लिए इस बार टॉप लिस्ट में हैं, जैसे मोहम्मद शमी। ये क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट में ये अलग ही जलवे बिखेर रहे हैं। आपने इन्हें वर्ल्ड कप में देखा, पिछले साल आपने आईपीएल में गुजरात जायंट की तरफ से पर्पल कैप लेते हुए देखा सर्वाधिक विकेट के लिए। ठीक है, तो ये मोहम्मद शमी को मिला है। शतरंज में रमेश बाबू, ये जो अभी 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पिछली बार शतरंज में भक्ति कुलकर्णी और प्रागनंदा को दिया गया था, इस बार प्रागनंदा को बहन को दिया गया है। वो कहते हैं ना, जब पॉजिटिव हवा चल रहा हो घर में तो हर तरीके से आपको पॉजिटिव खबर ही मिलेगी। ठीक है, तो पिछले साल भाई ने जीता, इस साल बहन ने जीती। इसके अलावा 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। तो यही मैंने कहा था कि सीधे सीधे जो खेल रत्न पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद वाला, तो ये के विजेता होल्डर जो है ये 2 खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये युगल जोड़ी में पदक जीतते हैं बैडमिंटन में भारत के लिए, इसी कारण इन्हें दिया गया है। ठीक है, और अभी आपने जो इस प्रश्न का बेस देखा वो लाइफ टाइम अचीवमेंट थे, जहां पे 3 आदमी को दिया गया था। खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में, जिसे हम अभी मेजर ध्यानचंद, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किए थे। देखिए, एक बात यहाँ पे
होता है याद रखिएगा, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये आपका जो है सिर्फ प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, न कि किसी खेलते हुए खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है, ग्रहण किया गया है? देखिए, राष्ट्रपति की चुनाव, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं 52 से 61, इसका जो ट्रिक बता दिया और ट्रिक का विश्लेषण भी कर दिया है मैंने। पकानी कोका दियोदशम बता दिया था, इसमें एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो बीच में स्किप है। हर आर्टिकल का अपना अलग मीनिंग है, जैसे प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, अगर लास्ट में आए तो महाभियोग, शपथ, दोबारा, ये सब दशा निर्देश, ये जो है आपका आ जाएगा, दोबारा वाला है 10 है ना। तो ये जो है दुयोदशम है ना, दुयोदशम, ये दुयो इधर है, पकानी कोका दुयो इधर छुटा, तो ये जो है दिशा निर्देश वाला है 10 है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा बता दिया था। इसके अलावा आर्टिकल राष्ट्रपति से कई सारे मैंने बताया, 1, 2, 3 अध्यादेश है, 280 वित्त आयोग का गठन, अभी अध्यक्ष बन गए अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वित्त आयोग जो है 5 साल के लिए गठन किया जाता है केंद्र में आपके जो है राष्ट्रपति के सहयोग से, और राज्यों में राज्यपाल के सहयोग से। आर्टिकल 243I के अनुसार राज्यों में वित्त आयोग का गठन होता है। ये पॉइंट को VVI करके रखेंगे, ये पूछा जाता है। 280 है केंद्र में और 243I जो है ये राज्यों में वित्त आयोग की गठन से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा हटता हूँ, आता हूँ प्रश्न पे। तो आयरलैंड की जो संविधान है वहां से हमारा राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से और क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP लिए हैं। DPSP की भाग कहेंगे तो संविधान में होता है 4, और इनके आर्टिकल की फैलाव कहेंगे तो होती है जी 36 से 51 के बीच में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या यूनिक है, तो ये अपरिवर्तनीय होता है, ये किसी भी सूरत में परिवर्तन नहीं होता है, यह अपरिवर्तनीय होती है आपका DPSP। इसके अंदर भी 3 कैटेगराइज किया गया है, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और आपका जो है समाजवादी जो है कैटेगराइज किया गया है DPSP के अंदर। जब कभी आपको फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, और हालांकि मैंने एनालिसिस और कई बार क्लासेस में ये चीज बताया है। इसके अलावा ब्रिटेन के, अच्छा आयरलैंड हो गया ना, आयरलैंड नहीं हुआ है ना, आयरलैंड हो गया। ब्रिटेन के संविधान से हमारा विधि का शासन लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको तीसरे स्लाइड में नीचे दिख रहा होगा, तीसरे सिंबल में यहाँ पे, तो ये जापान से लिया गया है। इनको दोनों को एक ही साथ पढ़े जब भी पढ़ें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती करके एग्जाम में आओगे। ठीक है, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। ठीक है, संसदीय प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से। तो 2 बार विधि, सब विधि मतलब कानून समझिएगा ना, लॉ नहीं होता क्या, वही तो विधि जो है ना, ये आपका 2 बार वाला 2 बार है विधि से संबंधित चीज जो ब्रिटेन से लिया गया। फिर भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब कहेगा तो आपको जापान आंसर करके आना है। अमेरिका के संविधान से आप मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार को आप भाग 3 में रखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका लेते हैं, आप लोग बताइए आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके जो हटाए जाने की प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से आप मोटे मोटे तौर पे महाभियोग कह लो, तो ये जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। बाद बाकी जो ओरिजिनल महाभियोग लागू होता है ये राष्ट्रपति पे लागू होता है आर्टिकल 61 के अनुसार, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक इन चीजों को पब्लिसाइज नहीं किया जाता है कि भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा है और राष्ट्रपति पद में भी हो। पद में रहते जरूर हैं, अगर किसी पे महाभियोग चलाया जाए तो पद में रहेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि देश के जो सर्वोच्च नागरिक हैं राष्ट्रपति, उनके खिलाफ अगर एक्शन हो और बाजार में पहले ही हल्ला हो जाए तो फिर गरिमा की भी हास होती है और अराजकता की माहौल उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण नियम बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं भाई साहब। इसके अलावा महाभियोग जो है, महाभियोग बता दिए। जनहित याचिका ये भी आपके अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी जो है आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 2024 के लिए पद्म विभूषण में भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट यानी आपका जो है एम वेंकैया नायडू साहब को भी दिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बता दिया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर स्टैटिक्स फॉर्म में करता है कि किस क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और एक और पूछता है कि किस क्रांति का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखिए मैं इसलिए बैठा हूं कि आपको एक जैसे प्रश्न याद दिलाता चलूं, एक जैसे सवाल को एक जगह पे आपको ला के बताऊं। यही है हमारा फैक्ट और यही फैक्ट आपके एग्जाम में
में काम आएंगे। ऐसे में क्या होता है, आपको प्रश्न भी अधिक से अधिक याद रह पाती है और आपको जो है जब भी एग्जाम में आपके नज़र के सामने आएगा तो फिर गलती होने की चांस बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व का नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 यानी 1789 की देन है। ठीक है, तो ये जो लिया गया हमारे संविधान में तो कहीं ना कहीं यहीं से अचीव करी गई है, यानी फ्रांस से, राइट। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है, अफ्रीका से लिया गया है। संविधान सदस्यों का निर्वाचन पद्धति ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, राज्यसभा में, माफ कीजिएगा। देखिए अभी आपने देखा था कि भाई राज्यसभा में जो मनोनयन की प्रक्रिया है ये तो आयरिश संविधान से प्रेरित थी और ये है निर्वाचित सदस्य जी। तो राज्यसभा में दोनों बात होता है, टोटल होता है हमारा जी 250 सदस्य, जिसमें 238 जो है चुनाव के माध्यम से और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन के माध्यम से आते हैं। तो ये जो 238 है ये अफ्रीका वाले संविधान से प्रेरित है और ये जो 12 है ये आयरिश संविधान से प्रेरित है। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, है ना भैया, चलते हैं आगे। इसके अलावा जो है कल मैंने बहुत सारे आर्टिकल का संविधान संशोधन का जो है आपको याद करके और अपने मन में याद करके और कमेंट करने को बोला था। बहुत सारे बच्चे किए, जिसमें एक बच्चा ने पूरा किया है, उनका नाम है रितु। और रितु मैं आपको बता दूं कि जो 7वां संविधान संशोधन है उसका आंसर आपने गलत लिखा है ना, ये जो है आपने गलत लिखा है। तो थोड़ा इसको एक बार और मंथन कीजिएगा कि 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको अवशिष्ट शक्तियां बता दिया है कि क्या होता है, कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में जो भी चीजों को अब तक शामिल नहीं किया गया और इस विषयों पे जो शामिल नहीं किया गया उन विषयों पर अगर कानून बनाने की बात हो तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ कानून बनाएगी। इसे हम अवशिष्ट शक्तियां का नाम दे दिए हैं और ये प्रेरणा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में कितनी विषय हमने बताया है, 100 बताया है, राज्य में हमने 61 और समवर्ती सूची में हमने 52 विषय है इस समय संविधान के अंदर। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेंगे, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेंगे और संसद के ज्वाइंट सीटिंग जो आपका प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर साहब के द्वारा किया जाता है ना। तो ये जो प्रक्रिया है बुलाने की ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा पेन्ना नदी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से निकलती है, ये इस प्रकार से है, पे नौना संयुग आकार, पेन्ना है, ये पेत्रा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आप भी कीबोर्ड में हिंदी अंग्रेजी से हिंदी करने वाला कीबोर्ड में टाइप करके देखिए ऐसे ही लिखाएगा। तो ये पेन्ना नदी जो है ये नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। नंदी पहाड़ी कहाँ है, कल होके कोई पूछे तो कर्नाटक बताना। बाद में की ताप्ती नदी आप सभी जानते हैं 70वां पर्वतमाला की देन है, एमपी से निकलती है। एमपी से निकलकर पश्चिमी घाट होते पश्चिम की तरफ बहते हुए, है ना, भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली को फॉलो करते हुए खंभात के खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है ताप्ती नदी। सूरत शहर जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी पर एक बहुत फेमस परियोजना है जिसका नाम है काकरापारा। काकरापारा परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, खासी साथ ही ये एमपी के जीवन रेखा कहलाते हैं और जब जीवन रेखा लाइफलाइन कहलाता हो तो आप समझ ही जाते हैं क्या महत्व होगा इसका। इसी से याद आया, मुंबई में लोकल ट्रेन को मुंबई का जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी आने वाले समय में एग्जामिनर का मूड फिरे तो पूछ लेगा, है ना। तो ये जो है आपका, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया, मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी से होता है। यहीं से सोन निकलता है, सोन पुबारी दिशा में यानी ईस्ट साइड में फॉलो होने लगती है और नर्मदा जो है पश्चिम साइड में जाने लगती है। ये अरब सागर में गिरती है और सोन जो है गंगा में जाके समाती है बिहार के आरा में। ठीक है, और गंगा का ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है जमुना के बाद आपका सोन नदी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका कावेरी नदी है इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत रेंज से होती है कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे जो है इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। और गोदावरी को ये की शब्द नहीं लिखा रहे तो गोदावरी आंसर होता है। दक्षिण भारत की भारतीय गंगा या फिर दक्षिणी गंगा, है ना, तो हो जाता है गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा लिखे रहे तो कावेरी। ये याद करने का तरीका है, बाद बाकी आप अपने हिसाब से भी याद कर रख सकते हो। गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। जायकेबाड़ी परियोजना इस पे फेमस परियोजना है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी
बड़ी जो है नदी है आपका कौन सा, गोदावरी, यानी प्रायद्वीपीय, भारत की प्रायद्वीपीय क्या होता है बता दिया है, 3 तरीके से, तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, एक तरफ से स्थल से। लूनी नदी का उद्गम अरावली रेंज है। अरावली दुनिया में सबसे पुरानी ओल्ड पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। गुरु शिखर इसके सर्वोच्च टॉप है ना, हाइट है, पीक है। और राजस्थान का भी सर्वोच्च पीक आपका गुरु शिखर ही है, ध्यान रखेंगे। महानदी का उद्गम बस्तर पहाड़ी श्रेणी से होती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से होती है। पहाड़ी के लैंग्वेज में पूछेगा तो बस्तर के पहाड़ी से। देखिए बस्तर दशहरा एक त्योहार भी होता है जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में देखे गए। बस्तर दशहरा सबसे अधिक 75 दिन तक चलने वाली दशहरा है जो आपके छत्तीसगढ़ में होती है, ध्यान रखिएगा। बस्तर वाला जो इलाका है वो, इस इलाका का जिक्र आपने हमारी अधूरी कहानी पिक्चर में भी देखे होंगे। इमरान हाशमी और एक कौन है भैया, ये लड़का राजकुमार राव, अब तो काफी सुपरस्टार हो गए हैं। इनके अलावा बेतवा नदी का उद्गम ये कहाँ पे होता है, तो बेतवा नदी के उद्गम जो है ये आपका बीना के पहाड़ी से होती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो आपका असम के प्रमुख त्योहार है बिहू, ये साल में 3 बार होती है, आप सभी जानते होंगे। तो मकर संक्रांति अभी अभी बीता है, तो मकर संक्रांति के समय जो बिहू होता है उस बिहू को क्या कहा जाता है, तो इसे माघी बिहू कहा जाता है या माघ बिहू कहा जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भाई पोंगल की 4 दिन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो मैंने आपको बताया था इसे क्या कहा जाता है, मुट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नुम पोंगल, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। और इसी पोंगल में जलीकट्टू त्योहार होता है। और मजे की बात है कि ये भी मकर संक्रांति के अवसर पे ही तमिलनाडु में आयोजित करवाया जाता है। और एक मैंने आपको बताया था कि अट्टिकुल पोंगल, अट्टिकुल पोंगल भी है, अट्टिकुल पोंगल, तो ये अट्टिकुल पोंगल जो है ये केरला में मनाए जाते हैं, वहां में महिलाओं के द्वारा, है ना, केरला के भगवती मंदिर में। लेकिन ये खाली पोंगल तमिलनाडु में होती है। एक एक बात घर पे तैयारी करके जाएंगे, एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है। मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाली बिहू को हम माघी बिहू कहते हैं। नव वर्ष के समय मनाए जाने वाली बिहू को रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। सभी बिहू में ये रंगोली बिहू जो है ये काफी ज्यादा फेमस है आपका वहां पे, कहां पे, असम के अंदर। इसके अलावा अक्टूबर महीना में एक बिहू होता है जिसे हम काटी बिहू कहते हैं। तो ये तीनों बिहू को आप याद कैसे रखेंगे, तो 2 को याद रखिए, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो जनवरी का महीना होता है वहां हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ चल रहा होता है। माघ का सर्दी काफी खतरनाक होती है और ठंडा अपने पीक पे होता है, तो माघी बिहू कहते हैं हम। चूंकि जनवरी में ही मकर संक्रांति होती है जी, 14-15 जनवरी को, तो माघी वाला याद हो गया। दूसरा रहा आपका बिहू, रंगोली बिहू या बोहाग बिहू। देखिए रंगोली, रंग का त्योहार कौन सा होता है अपने पास, होली। और होली त्योहार जनरली कब होती है, मार्च, फरवरी एंड या मार्च में होती है। तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है जी, अप्रैल। और हमारा नव वर्ष का त्योहार कब होता है इंडिया में, तो अप्रैल में होता है। तो हमने रंगोली बिहू होली से नाम याद रख लिया कि होली के आसपास जो होता है रंगोली बिहू है, ठीक है भैया। इसके अलावा छऊ नृत्य जो है 3 स्टेट में करी जाती है। सरायकेला का छऊ इसका नाम है, सरायकेला जगह का नाम झारखंड में है। पुरुलिया का छऊ पश्चिम बंगाल में, पुरुलिया जगह का नाम। मयूरभंज जगह का नाम जिला है। छऊ ये उड़ीसा में होता है और मयूरभंज के छऊ में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। आपके सामने ये मकर संक्रांति के समय होने वाले विभिन्न प्रकार इंडिया में जो विभिन्न नाम से मनाते हैं ये आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा काम आएगा। जिसमें माघ साजी काफ़ी बार पूछे गए हैं। जो माघ साजी आपके हिमाचल प्रदेश कहाँ रहेगा, तो आँख मूंद के इधर ई वाली साइड में रहेगा, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ लिखा है माघ साजी, देखिए तो माघ साजी आपका दिख रहा है मुझे ऊपर में, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, ये माघ साजी दिख रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में होता है। कश्मीर वगैरह में इसे शिशुर संक्रांति कहा जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के रीजन में इसे खिचड़ी कहते हैं। बिहार झारखंड में मकर संक्रांति या फिर संक्रांति कहते हैं। हम लोग जैसे मिथिलांचल में तिला संक्रांति कहते हैं इसे, है ना। बिहू अभी आपने पढ़ ही लिया, मकर संक्रांति में माघी बिहू होगा। इसके अलावा गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं, मकर संक्रमणा कहते हैं, ठीक है। केरला में इसे मकर बिलक्कू कहते हैं, केरला में पोंगल कहते हैं, तमिलनाडु में मकर संक्रांति ही आपका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह में भी मकर संक्रांति ही कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका उड़ीसा है यहाँ पे भी मकर संक्रांति ही कहा जाता है। तो बहुत सारे जगह पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहा जाता है। तो ये सब जो है आपके ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ स्लाइड में कुछ और बताने को है जो मैं बता देता
देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आज मैंने जो है रेट को कम कर दिया है थोड़ा सा, ताकि एसएससी की एग्जाम आने वाला है, जो बच्चे नहीं भी ले सके वो भी ले ले और पढ़ के जो है अपनी एक मेरिट लायक नंबर जरूर लाए, ठीक है। तो आज हमने एसएससी के सारे जो भी हमारे प्लान हैं आपको जो है एक 113 क्लास की पीडीएफ मात्र हमारा यहाँ पे 70 रुपया में दिया जा रहा है। तो जब तक है ठीक है तो आप ले सकते हैं। 113 कैसा है, तो एक हमने 57 की क्लास कराई थी वो है, फिर हमने एक 21 का सीरीज कराया था वो है, फिर एक 35 की क्लास जो अभी चल रहा है जिसके आपने अभी 13वीं वीडियो वॉच कर रही है, तो ये भी आपको मिलेगा। तो इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ये दोनों तैयार है, मिल जाएगी। साथ ही साथ 20 प्रकार के टॉपिक बैच की पीडीएफ भी मिलेंगे। तो इतना पढ़ लेने के बाद मेरे हिसाब से, और अगर आपने प्लेलिस्ट को वॉच किया है और जो मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख पाए, तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। 80% से एबव क्वेश्चन नहीं टकराया तो मैं यही हूँ, आपके पैसे भी सुरक्षित है। और जो भी आप कह सकते हो मुझे कह दीजिएगा, ठीक है भैया। तो ये इतना कह रहा हूँ, तो आप कर लेना हो सके तो। इसके अलावा एक बिहार एसएससी की चल रही है, 35 रुपये की क्लास है, इसमें 35 क्लास है और 20 टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेगा। उत्तर प्रदेश की है, ये आपका 35 रुपये की क्लास है और आपका जो है 20 टॉपिक वाइज है, तो ये बात भी आपको ध्यान मिल जाएगा। 25 क्लास है और 20 टॉपिक वाइज, इसका भी दाम 35 रुपये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 1 और 2 लेते हैं यानी बिहार एसएससी और आप एसएससी का पूरा, तो मात्र 90 रुपये और सस्ता हो गया। और अगर 1-3 भी लेते हैं तो 90 रुपये और टोटल लेते हैं तो 100 रुपये। तो जैसा आपको लगेगा। लेंगे कैसे, तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये इस पर व्हाट्सअप नंबर करना है, यूपीआई का नंबर भी यही है, इस पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट करना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया गया है, आप जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्सअप पे ले जाएगा, आपको वहीं पे सब बात कर लेना है। चलिए, तो ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये फसली त्यौहार होता है, 14-15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के अलग अलग कोने में आपने देख लिया। पतंग उत्सव का जो आयोजन है गुजरात में कराया जाता है, ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो 1507 ईस्वी में किया था बादशाह की उपाधि धारण बाबर ने। बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक है, जिन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है आपका लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया। और ये पानीपत की प्रथम लड़ाई की ईस्वी नहीं है, याद रखिए 1526 में होती है ना। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है क्योंकि दानशीलता के भावना से ये प्रेरित हुआ करते थे, ये दानी थे थोड़ा बहुत मायने में, तो इन्हें बाबर को जो है आपका कलंदर कहा गया था। तुर्की भाषा में इन्होंने बाबरनामा की जो है लेख किया था, अपना खुद जो है आत्मकथा लिखे थे। इनके अलावा 1494 में फरगना के शासक नियुक्त हुए थे, कौन, बाबर। बाबर आपसे पूछा जाता है कि मुगल वंश की स्थापना से पहले कहाँ के शासक थे, तो आप बताते हो फरगना के। बाबर के द्वारा लड़ा गया 4 इंडिया में जो लड़ाई है सब में जीत दर्ज किया है, ये माथा में रखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा हूँ, सब में जीतवे किया। बाबर के द्वारा लड़ा गया 4 युद्ध प्रसिद्ध है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी को हराया, मतलब जीता। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया, मतलब जीता। 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया और 1529 घाघरा के युद्ध में जो है नुसरत शाह को हराया था, कौन, बाबर। बाबर के जो है उनके इच्छा के अनुसार, बाबर के इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा 2 वर्ड अलग से लिखा गया है, इसको मैं डिलीट करके पीडीएफ सही करके दूंगा। मुगल वंश के शासकों का क्रम करें तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, सलीम, जहांगीर, शाहजहां है, औरंगजेब है। ये सब आपके जो है मुगल वंश के क्रम है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, अकबर की विजय होती है। पानीपत की तृतीय लड़ाई भी होती है, 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। अहमद शाह अब्दाली भारत पे 8 बार आक्रमण किया था, ये भी मैं आपको बता दिया था। और कहीं ना कहीं नादिर शाह से इसका कनेक्शन था, किसका, अहमद शाह अब्दाली का। और नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विश्व में जो नेपोलियन ओरिजिनल वाला है वो कौन है भैया, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। इसके अलावा दारा शिकोह और आपका जो है औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है धर्मत का युद्ध, ये 1658 में हुआ था। इसमें भी जो है औरंगजेब की विजय तो हुई थी, लेकिन औरंगजेब ने गद्दी नहीं संभाल पाया, यानी विजय हुआ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। फिर उसी के अगले साल एक युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, इसका नाम है देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध तो 1659 में, इसमें जो है औरंगजेब जो गद्दी को संभाले थे। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है, देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य परिसर होता है ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश के क्या होती है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है, या फिर इसे आप अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करता है या फिर निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही, कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसकी अपवर्तनांक या प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी, वर्ग विक्षेपण वाला क्लास में, है ना, तो वो
उतना कम छितराएगा, और जितना कम छितराएगा तो छितराना ही तो प्रकीर्णन है, तो उतना कम प्रकीर्णन होगा या फिर अपवर्तनांक होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भैया। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये बताया भाई, जो भी क्लास आपको मैं अपलोड करूं, अधिक से अधिक 2 वीडियो, कभी वो भी 2, नहीं तो 1 बनाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो 1 वीडियो रोजाना आप 1 घंटा मुझे अपना दो ना, मात्र 6 महीना, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा कि कहाँ तक आप पहुंचे। ठीक है, और ये आपने पॉजिटिव कमेंट जो आते रहते हैं बच्चे लोगों को, उसी से आप देख के समझ लिए होंगे इस बात को कि फायदा होती है जी। आप जो है थोड़ा बहुत हमको टाइम दे के देखिए। आप चाहोगे कि ऐसे छू लिए होगे तो मैं कोई घोल के तो नहीं पिलाऊंगा। ठीक है, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे से 300% अच्छा पढ़ाऊंगा, ये तो मैं एकदम गारंटी देता हूं, और आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। मध्य की जो माध्यम की अपवर्तनांक होती है ना, ये प्रकाश की चाल और के माध्यम पे एक सेकंड, माध्यम की अपवर्तनांक अधिक होने पर, अच्छा माध्यम की अपवर्तनांक अधिक होने पर चाल माध्यम की कम हो जाती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है और अगर उससे आप प्रकाश गुजारते हैं तो चाल कम होगी, और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो निर्वात में होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण है, ये आप ध्यान रखना है। ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती है ना, क्योंकि अनुदैर्घ्य है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, तत्पश्चात जो है द्रव में, और सबसे कम जो है गैस में होती है। ठीक है, ध्वनि को जो है ठोस द्रव गैस में, मतलब थोड़ा थोड़ा कम कीजिएगा, सबसे ज़्यादा ठोस में, द्रव में, फिर गैस में। अपने को अटपटा सा लग रहा होगा, अपने को लगता है कि हवा में सबसे तेज चलता है, लेकिन ऐसा नहीं, ठोस में सबसे तेज चलता है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसे पार्टिकुलर याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड होगी। और लोहा में बात करेंगे तो अगर आप लोहा में बात करेंगे तो 5100 के समथिंग है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आंकड़े याद रखा जाता है, लेकिन आज तक जो पूछा गया सबसे ज्यादा हवा में पूछा जाता है। इसके अलावा ध्वनि की तारत तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति अधिक है तो तारत्व अधिक होगा, और तारत्व अधिक है तो ध्वनि की आवाज पतला होगा, है ना। जैसे लड़की की जो ध्वनि होती है थोड़ा पतली होती है, क्योंकि उसमें आवृत्ति अधिक होती है, तारत्व अधिक हो जाने के कारण उनकी आवाज जो है मीठा होता है, पतला होता है, और हम लोगों का थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है भाई। इनके अलावा पी सतीश कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जिन्होंने कर्नाटक संगीत के वाद्य यंत्र के माध्यम से अहम योगदान देने के लिए वर्ष 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे। देखिए पी सतीश कुमार का संबंध जो है ये मृदंगम से है, मृदंगम है ना। मृदंगम कर्नाटक संगीत के वाद्य यंत्र में अहम स्थान रखता है, और इन्हीं के माध्यम से जो है ये कर्नाटक संगीत को आगे बढ़ाने में योगदान दिए थे। इसी कारण इन्हें 2020 में है ना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मृदंग कर्नाटक के संगीत में प्रमुख वाद्य यंत्र है। उनके प्रमुख कलाकारों में ये मैं बताया था, त्रिवेंद्रम, वीर सुरेंद्रन, इनको भी याद रखिएगा, जगदीश सिंह, पालधर रघु, ये सब जो है, भीखम सिंह भी इसमें आ जाएगा। तो ये सभी के सभी जो है मृदंगम से संबंधित है। कर्नाटक संगीत का एरिया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके बाहर हम इस प्रकार के संगीत को क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक संगीत तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में टोटल 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस 2022 और फिर से जो है सीएचएसएल 2022 दोनों में पूछा गया था। संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न कर्नाटक संगीत के मशहूर गायिका एम सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया 1998 में। इसके बाद जो है आपका भारत रत्न की सिलसिला बढ़कर संगीत के क्षेत्र में 6 कैरेक्टर को मिला है अब तक। ये है भैया एम सुब्बा लक्ष्मी, आपका जो है सबसे पहले 1998 आपने अभी देखा। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब 1999 में दिया गया था इनको। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर मैडम, ये उनको जो है 2001 में है ना, 2000 नोबेल का याद आ गया था, 2001 में पंडित भीमसेन जोशी, इन्हें 2009 में, और भूपेन हजारिका साहब इन्हें 2019 में। तो भैया 6 कैरेक्टर हो गए, ठीक से देखिएगा, इसी भले 5 बार लिखा हो क्योंकि 2001 में 2 कैरेक्टर को दिया गया था। तो 6 आदमी हैं जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न अचीव किए। अभी अभी जो आपका जो मिला है कर्पूरी ठाकुर साहब, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, पेशे से एक शिक्षक थे। ठीक है, इनके अलावा वेल्डिंग प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। तो जो सिलेंडर होता है पीठी पे लाद करके जो गोताखोर डुबकी लगाते हैं समुद्र वगैरह में। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के लिए हम नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, है ना, N2O। आग बुझाने तथा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, CO2 का। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका फोटोसिंथेसिस में पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है। और आग बुझाने वाली
एजेंट है ये। रंग उड़ाने वाली एजेंट तथा जल के शुद्धिकरण में हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन से हम विरंजक चूर्ण भी बना लेते हैं, है ना। क्लोरीन से हम रंजक का काम भी करते हैं। जो डाइंग वगैरह होता है, डाइंग मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे टेक्सटाइल का काम होता है, कलर वलर चढ़ाने का, उसे डाइंग कहते हैं। तो वहाँ पे भी क्लोरीन का इस्तेमाल करी जाती है। सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, या भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थ जो आप बनाते हैं, है ना, तो वहाँ भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक क्या है भाई? मीथेन है। मीथेन को हम क्या कहते हैं भाई? मार्स गैस कहते हैं, दलदली वाली गैस कहते हैं। CH4 यानी एल्केन का अगर N का वैल्यू 1 रखोगे तो मीथेन प्राप्त होता है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। इसमें अगर 1 रखेंगे CH4 निकलेगा, CH4 को हम कहते हैं भैया मीथेन। इसके अलावा वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरते हैं? हीलियम गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये अदाहा होता है। अदाहा मतलब क्या होता है भाई? अज्वलनशील होता है, जबकि हाइड्रोजन क्या है? अत्यंत ज्वलनशील गैस है। अत्यंत तो नहीं है कहिए, लेकिन ज्वलनशील है। इसके अलावा सभी प्रकार के कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो सीरम होता है, जो सीमेन होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे जो सीमेन होता है ना, आपका जो वीर्य होता है ना, तो ये से जो है आपका स्पर्म कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हो। तो इसे रखते हैं भैया तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, तरल नाइट्रोजन में। आपने गांव घर में जो मवेशी के डॉक्टर होते हैं, जो आपका एक डब्बा लेके जाते रहते हैं, है ना, तो देखे होंगे उसके अंदर जो है तरल नाइट्रोजन बहुत ठंडा रहता है, उसके अंदर रखा रहता है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है, माफ कीजिएगा, ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस के संपर्क में आने से चांदी का रंग काला होता है। ओजोन गैस के संपर्क में आने से मनुष्य को हृदय संबंधी अपघात हो सकती है। ओजोन गैस के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए ओजोन के एक भार कितना होता है भाई? एक अणु का 48। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन को क्षति पहुंचाया जाता है। अगर क्लोरोफ्लोरो ऑप्शन में न हो तो क्लोरीन चलेगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन इससे मिलके ही और कार्बन, इन तीनों के मिल से ही जो है आपका क्या बना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है भाई। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन, ये सब क्या है? ये सब नोबेल गैस है या अक्रिय गैस है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम समूह 18 में रखा गया है, ठीक है। इनके अलावा भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 10 अगस्त 1948 को हुआ था। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? होमी जागीर भाभा साहब को कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन 1948 में करा गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय मुख्यालय कहां पे है? बंगलुरु में है। अभी इसरो ने आदित्य L1 और जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करा है। वर्तमान हेड कौन है? सोमनाथ साहब है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 1958 को हुआ था। इसके मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत साहब हैं, ठीक है। इनके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कान खोल के सुनिएगा, जो आपकी एग्जाम में स्थापना की ईस्वी पूछे जाते हैं, लगभग मैं सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1994, साई, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। BCCI की स्थापना 1928। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना टाटा साहब के द्वारा 1927। वर्तमान अध्यक्ष PT उषा और BCCI में वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935। वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही बदला हुआ नाम। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1921 में, वो भी 3 बैंकों को मर्ज करके। सेबी की स्थापना 1928। पहली जो है लेडीज अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरी। ये शेयर बाजार की देखरेख करते हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड की स्थापना 1982 शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। कृषि सेक्टर का टॉप संस्था है। वर्तमान अध्यक्ष KG सजी है। सिडबी की स्थापना 1990। लघु उद्योग वाला बैंक है, ये विकास बैंक है। ये कहां पे है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। आबिद हुसैन समिति इससे जुड़ा रहा था। इरडाई की स्थापना 1999। मुख्यालय कहां पे है? हैदराबाद में है। ये कौन सा काम करता है? बीमा सेक्टर में काम करता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944-45। ये 2 इसलिए है, मैंने आपको इसका कहानी बताया था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इन दोनों का निर्माण जो है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन 1944 के अनुशंसा पे किया गया था, लेकिन कार्यवाही जो फुल फ्लेज में आया ये 45 में आया। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड कौन है? अजय सिंह बंगा है, जो डेविड मालपास का स्थान लिए हैं, और अजय सिंह बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, UNA की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ था। इनके सभी ब्रांच के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहां पे है? द हेग, नीदरलैंड में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 पेरिस में है। वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे ओझोलो है। यूनेस्को में अब भारत के 42 साइट हो गए हैं। 2 साइट होयसल मंदिर और आपका जो है शांति निकेतन 2023 में ऐड होने के बाद। इसके अलावा
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में करा गया था, 95 में करा गया था और ये गैट का स्थान लिया था। ठीक है भाई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संयुक्त पुरुष प्रतियोगिता में भारत के किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने विजय हासिल किया है? ये लेटेस्ट घटना है, दो दिन पहले की घटना है। ठीक है मेरे भाई, इसे VVI करके रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज नक्शा ही बदल गए। जैसे होता है ना कि बहुत दिन एक ही राजा है, फिर एक कोई ऐसा आया कि जो राजा बन गया, तो ऐसे ही क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल जो मेन सिंगल है ना, इसके जो है बहुत दिन से 3 ही खिलाड़ी जीत रहे थे, नडाल, नोकाविच और रोजर फेडरर। ये तीनों जो है किसी और दूसरे को जीतने ही नहीं दे रहे थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इन तीनों के इतर आदमी जीता और उनके लिए पहली बार है, तो ये इंपोर्टेंसी रखती है। ठीक है, जैसे आपने पिछले साल कार्लोस अल्कारेज को देखा था। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। तो 2024 में जो पुरुष युगल है ना, तो भारत के रोहन बोपन्ना जीता है। अकेले युगल का मतलब अकेले तो होता नहीं है, तो एगो और होगा। तो एगो और कौन था? तो एगो था मैथ्यू अबडेन और रोहन बोपन्ना। मैथ्यू अबडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं, रोहन बोपन्ना भारत के हैं। दोनों 2024 के ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल वाला जो है पुरुष युगल वाला जीत लिए हैं। और किन्हें हराया है? तो इटली के एंड्रिया बबसोरी और साइमन बोलेली को हराया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे एग्जाम में, क्योंकि इंडिया में ग्रैंड स्लैम में जाके कोई प्रतियोगिता जीतना ये अपने आप के में बहुत बड़ी है। अगर आप फुटबॉल टेनिस में अच्छा करते हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नाम होता है। क्रिकेट तो अब आम हो गया है, क्रिकेट तो बहुत आगे निकल गया है इंडिया का। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल के विजेता जो है यानिक सिनर है, यानिक सिनेर इसका नाम है, लेकिन यहाँ पे साइनर लिखा है। कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइनर चलेगा। यानिक साइनर भी रख सकते हैं, ये इटली के रहने वाले हैं, इसके नागरिकता भी याद रखिएगा। यानिक का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो ये पुरुष एकल वाला काफ़ी VVI होता हुआ, तो इसे ध्यान रख लेना है। और जो महिला एकल का है ना, तो पिछली वाली महिला एकल ही फिर से दोहराई है, आर्यना सबलेंका, तो इसे याद रखने में मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बेलारूस की रहने वाली है। उपविजेता थी भैया की झिंग जो चीन की है। ठीक है, इनके अलावा 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इस प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। जैसे लिखा है ना वैसे ही क्रम है। वर्ष के शुरुआत में अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, फिर हमारा कौन सा होगा? दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन होगा, तीसरे नंबर पे दादा विंबलडन होगा और लास्ट में आपका USA ओपन होगा। यही क्रम है आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट करवाने का। इसके अलावा यहाँ से 2 क्वेश्चन और राइज होता है कि सबसे ओल्ड कौन सा है और सबसे न्यू कौन सा है। तो सबसे ओल्ड है जी आपका विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन जो है ये सबसे ओल्ड है। और सबसे न्यू कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे न्यू है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और राइज होता है कि कौन से किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो USA ओपन है, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, कंक्रीट वाला। और जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में, मिट्टी के मैदान में, और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट में, घास के मैदान में खेले जाते हैं। तो इतना जखीरा जरूर याद रखिएगा। इनके अलावा ओलंपिक में टेनिस के अंदर भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो आंसर होगा लिएंडर पेस। इनका भी उम्र उसी हिसाब से है, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा उम्र के हो गए अब, तो इनको भी ध्यान रखने हैं। ये जो है ओलंपिक में आपको पदक दिलाया था, अटलांटा ओलंपिक में, है ना। इसके अलावा वर्ष 1923 तक जानकारी के अनुसार देश में कुल कितने राष्ट्रीय हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? माफ़ कीजिएगा, तो जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा अभी कार्यरत है इंडिया में ये 34 है। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है, कितने हो गए हैं? 5। इसके अलावा दुनिया के सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला देश अमेरिका है। दूसरा स्थान कहेंगे तो ब्राजील में इनसे ज़्यादा, मतलब इनसे थोड़ा कम हवाई अड्डा है ना, तो दूसरा ब्राजील है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपका हाइड्रो से चलने वाला पहला हवाई अड्डा भी है इंडिया के अंदर। इसके अलावा भारत की सबसे नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन है? पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद होता है ना जी, तो ये आपका कौन है भैया? कैंपोगोरा इंटरनेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है ना। इसके अलावा भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहले एयरपोर्ट का नाम तो ये है दादा कोचीन एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला एयरपोर्ट है। मैंने यही कहा था, हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो मतलब जल हो गया ना, जल से आपने, हाइड्रोजन से जल बनता है, इसीलिए जल से संबंधित जो भी चीज होगा हाइड्रो होगा। ठीक है, जैसे आपने जब तो याद नहीं आ रहा है, चलिए मैं बताऊंगा। इसके अलावा उड़ान योजना जो है, देखिए एगो उड़ान योजना है जो राज्य सरकार में चलता है, जो लड़कियों से संबंधित होती है, लेकिन एगो होता है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना। ये 2017 में आया था कि कम दामों पर जो है आम आदमी को भी हवाई यात्रा कराई जाए। अब ये कितना तक सफल हुआ ये तो मैं कभी नहीं देखा। मैं यहाँ से दरभंगा की फ्लैट लेता हूँ, तो जब शुरू हुआ था ना, मैं आपकी अपनी कहानी बताता हूँ, तो 3499 रुपया जो है इसका इनिशियल प्राइस रखा गया था। तो थोड़ा बढ़ जाता था तो 4000 के अंदर में सिमट जाता था।
लेकिन आजकल हम यही दरभंगा की मुंबई से फ्लाइट देखते हैं ना, तो सीधे कम से कम शुरुआती तो 6600 रुपया दिखाता है, फिर एक आदमी को पढ़ते पढ़ते 8000 रुपया हो जाता है। पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाते हैं। एक बार मैंने फ्लाइट की टिकट ली और रिटर्न कराई तो मुझे 287 रुपया मिला था 12000 की फ्लाइट की टिकट की। पता नहीं किस नियम से कैंसिल होता है मेरे भाई, इससे अच्छा तो ट्रेन ही है यार, है ना। लेकिन क्या करें, मजबूरी में कभी कभी जाना होता है। भारत की नागरिक उद्यान विभाग की स्थापना 1927 में हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा नागरिक उड्डयन होता है ना, उड्डयन होता है ना, उड्डयन, ये उद्यान लिखा गया, उड्डयन कीजिएगा, उड्डयन, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है ये है हाँ कि कौन कौन से आपका जो है एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश वाला इलाका जो है, इसमें आपका 5 हो गया। हालांकि ये पुराना इमेज है, बाद बाकी यहाँ पे आपको मैं बंदरगाह को भी याद दिला रहा हूँ कि कौन कौन से बंदरगाह है। कांडला, ये जो भी है पश्चिमी तट का है, जो भी है ये पूर्वी तट का है ना। मैंने आपको बताया था कि सबसे सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो कौन सा बंदरगाह मारिएगा, तो JNPT मारिएगा, ठीक है, JNPT, है ना। यहाँ पे JNPT, है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये सबसे कृत्रिम है कंटेनर पोर्ट। वैसे अगर आपको कृत्रिम के साथ साथ पुराना और गहरा भी लगा दे और पूर्वी तट का लगा दे तब आप चेन्नई मारते हो, तो ये थोड़ा सा दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए ले आए हैं। बाद बाकी और भी बहुत सारी चीज़ है। विशाखापत्तनम आपका लैंड लॉक्ड और गहराई वाला बंदरगाह है ना। और जो आपका बंदरगाह लोहा का निर्यात करता है या मरमा गोवा है, जो ज्वारी नदी के समीप कहाँ पे है, ये गोवा के अंदर है। ये सब ध्यान रखेंगे। कांडला को ज्वारिया बंदरगाह कहा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा भारत में 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं। यदि दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के पूरक हो, पूरक समझ रहे हैं ना, पूरक समझ रहे हैं ना कि भैया आपने मोटरसाइकिल लिया तो पेट्रोल तो लेना ही होगा, जो है पानी से थोड़ी चलेगा, तो ये दोनों अपने आप में पूरक कह सकते हो। देखिए देहाती एग्जाम्पल है, बाद बाकी बहुत सारे आप किताबी एग्जाम्पल इस स्लाइड में देखेंगे। तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे है कि दो पूरक वस्तु में अगर एक का कीमत की वृद्धि हो गई तो दूसरे की मांग में क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक जो है कोई काम के नहीं है ना। आपके पास गाड़ी है और पेट्रोल दुनिया में बंद हो गया तो कैसे चला लोगे, है ना। या फिर जो भी आपका आजकल तो बैटरी से आ गया वो भी सिस्टम नहीं होता तो कैसे चला लेते, धक्का मार के। तो इसीलिए इसे पूरक जो है, एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरी की मांग भी घट जाएगी, ठीक है भाई, ठीक से सोचिए, थोड़ा सा रुक कर सोचिए। इसके अलावा पूरक वस्तुएं जिनका उपयोग किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक साथ किया जाता हो, उदाहरण के लिए स्कूटर और पेट्रोल, चाय और चीनी, है ना, दूध और चाय भी कह सकते हैं, दूध का तो और भी होता है लेकिन चाय चीनी के बिना अधूरा है। हालांकि जिनको ब्लड प्रेशर है वो जिनको चिनिया बीमारी हो बिना चीनी का भी पीते हैं भाई, तो अपवाद तो हर जगह है, ठीक है। पूरक वस्तुओं की कीमत और वस्तु की मांग के बीच हमेशा व्युत्क्रम का संबंध होता है, जैसा कि अभी आपने प्रश्न में देखा कि कीमत बढ़ा और मांग भी घट गई, है ना। इसके अलावा यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता पूरक वस्तुओं की मांग को भी कम कर देता है। यही तो क्वेश्चन का बेसिक है। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया है भाषा पे, है ना, भाषा पे थोड़ा सा गौर कीजिए। और कुछ ऐसे चीज आते हैं कि फिक्स पैटर्न का सवाल आता है, जैसा लिखा है वैसे एग्जाम में दिखेगा, तो जो छोटे छोटे हैं उससे जेहन में रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इस स्लाइड में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता पूरक वस्तुओं की अपनी मांग को भी कम कर देता है। अभी आपने देखा था ना, भाव बढ़ गया तो दूसरा की मांग कम हो गया था, यही बोल रहा है। इसके अलावा स्थानापन्न वस्तु कैसा होता है? स्थानापन्न वस्तु है कि जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा एकदम देहाती ही देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए बिहार में दारू बंद हो गया तो लोग क्या करते हैं, भांग से काम चला लेते हैं। भांग होता है ना, भांग होता है ना, जैसे गोली बना के लोग बेचते रहते हैं, खाते रहते हैं, मीनार उनार नाम रहता है, मैंने पान पट्टी की दुकान में देखा है भाई, मैं खाता नहीं, है ना। तो ये जो है तो नशा के लिए देखिए एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खोल लिया, तो ऐसे वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। काम सेम कर रहा है लगभग, है ना, तो इस प्रकार के, है ना। तो स्थानापन्न वस्तु जो होता है इसके बीच हमेशा एक सीधा संबंध होता है, अर्थात ऐसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के साथ किसी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मिरांडा, अगर मिरांडा की दाम बढ़ गया तो लोग थम्स अप लेगा, है ना। अगर थम्स अप की बढ़ गया कोको कोला लेगा, ये भी एक जाति का, जैसे अभी मैंने दारू और भांग बताया था, है ना, आप लोगों को ट्राई नहीं करना है दादा। इसके अलावा गिफिन वस्तु एक ऐसा वस्तु होता है जिस पर मांग का नियम नहीं लागू होता है। आपको मैंने बताया था कि मांग का नियम क्या होता है कि दाम बढ़ने से मांग घटेगा और दाम घटने से मांग बढ़ जाएगी, तो ये वस्तु गिफन पे लागू नहीं होता है। यानी गिफन वस्तु नमक समझ लीजिएगा कि भाई दाम बढ़ेगा तो ये लोग खरीदेगा, ठीक है। इसके अलावा
आर्थिक संतुलन की जो है आर्थिक संतुलन की स्थिति में मांग और पूर्ति क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है। एक वस्तु जिसकी मात्रा की मांग उससे समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की इनकम, अच्छा ऐसी वस्तु यहाँ पे लिखना होगा, लिखा भी है भाई, ऐसी वस्तु जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब वो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो ऐसे वस्तु को आप घटिया वस्तु कहोगे। एग्जाम्पल के लिए आप हटिया पे जाओ, जेब में 100 रुपया है, बैगन 2 प्रकार के बिक रहे हैं, एक 10 रुपये एक 12 रुपये, आपका मन क्या करेगा, अरे 10 रुपये में कुछ गड़बड़ हो गया, 12 रुपये वाला लो, तो 12 रुपये वाला लोगे। और आपके जेब में 20 रुपया है, 10 रुपये वाला 12 रुपये, 10 रुपये वाला चुन चुन के लोगे। ठीक है भाई, तो ये हो गई है ना। इसके अलावा वर्ष 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीना प्रसाद का संबंध किस नृत्य से है? तो नीना प्रसाद का संबंध भरतनाट्यम से है। आजकल भरतनाट्यम छाया है गुरु, है ना, भरतनाट्यम छाया है गुरु, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पद्म विभूषण 5 को मिले उनमें 2 भरतनाट्यम में है। ठीक है, तो भरतनाट्यम याद रखिएगा नीना प्रसाद को, है ना। वो नीना गुप्ता है जो मैथमेटिकल अवार्ड जीती थी, ठीक है, तो वो अलग है, ये नीना प्रसाद है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे सादीरट्टम भी कहा जाता है। शारीरिक क्रियाओं के अनुसार आज भरतनाट्यम को, इसे यहाँ पे पूरी स्लाइड आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आज इससे जो है अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे सादीरट्टम कहा जाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिला कि इसे और क्या कहा जाता है। शारीरिक क्रियाओं को कितने भाग में विभक्त होता है? तो 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से भाग? अभंग, सभंग और त्रिभंग नाम दिया गया है। इसके अलावा इसमें 3 कलाओं का संगम देखने को मिलता है। कौन कौन सा? भागम, रागम और तालम, इसी तीनों को मिला के बनाया गया है भरतनाट्यम। ठीक है भाई, यह नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदीकेश्वर रचित अभिनय दर्पण से प्रेरित है, किताब का नाम है ना। इनके अलावा यह एकल महिला नृत्य है, सिंगल लोग नृत्य करते हैं इसमें। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप तक लाने का श्रेय रुक्मणी देवी को दिया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य के कई पार्ट होते हैं, जैसे अलिरप्पू, ये क्या होता है? कविता वाचने का पार्ट होते हैं, इसमें जो है कविता वगैरह समावेशित रहते हैं। इसके अलावा इसके बाद होता है 2 नंबर पे जाति स्वरम। जाति स्वरम क्या होता है? अंश कला और ज्ञान का परिचय होता है। इसके अलावा शब्दम में नाट्य भाव का वर्णन किया जाता है। और तिल्लाना, यह भरतनाट्यम का आखिरी अंश होता है। तो आपने शारीरिक क्रिया के अनुसार 3 भागों में देखा, नृत्य करने का पार्ट देखा आपने 4, है ना। कौन कौन सा? है ना, अलिरप्पू, जाति स्वरम, तिल्लाना, शब्दम। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2024 के लिए 5 विभूषण, जो पद्म विभूषण जो दिया गया 5 विभूतियों को, उनमें 2 जो है भरतनाट्यम के हैं। कौन कौन है? एक वो तो बैजंती माला जो भरतनाट्यम के साथ साथ एक्ट्रेस भी थी अपने जमाने की मशहूर। इसके अलावा जो है पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है। पहली ट्रांसजेंडर महिला जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया नृत्य के क्षेत्र में, ये भी भरतनाट्यम से ही थी। इनका नाम था भैया नर्तिका नटराज, ये इन्होंने जो है 2019 में अचीव की थी। भरतनाट्यम नृत्य में अपना प्रमुख कलाकार बैजंती माला, है ना। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बिल्ली, है ना, अलार्म बल्ल बिल्ली, देखिए मैं इसका प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाता हूँ, नजरअंदाज कीजिएगा। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, कमल नारायण, कुमारी कमला, ये वही कुमारी कमला है 1953 में वहां पे गई थी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के ताजपोशी में। टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, आर मुथु कनमल 2022 में पद्मश्री दिया गया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है जो केरल से संबंध रखते हैं और केरल में कथकली भी होती है, लेकिन मोहिनी अट्टम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की जो है आराधना पूजा की जाती है, दर्शाया जाता है। इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, इसमें कोई पुरुष भाग नहीं लेता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकारों में कनक रेले नालंदा डांस स्कूल से जुड़ी हुई है। जयप्रभा मेनन, कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, ये सभी के सभी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। क्वांटम का जो आपका जो ये होता है एच आपका कांस्टेंट। इसके अलावा डायोड बल्ब के आविष्कारक जे.ए. फ्लेमिंग और ट्रायोड बल्ब के आविष्कारक एल.डी. फॉरेस्ट। देखिए बल्ब के जो आविष्कार जब भी पूछा जाता है, बच्चे अपने हिसाब से बहुत सटीक आंसर लगा के आए होते हैं, लेकिन घर पे आके जो है ना, गलती हो जाती है। क्योंकि अल्वा एडिसन की जो है बहुत सारे कहानी हमने सुना है, बहुत बार फेल हुए, फिर उनके माता जो है उनको पढ़ाए और जो है इस लायक बने, कई बार फेल होने के बाद जो है महान वैज्ञानिक बने। लेकिन जो डायोड बल्ब का जो किए आविष्कार, इन लोगों का नाम थोड़ा कम जानते हैं, तो जानिए। डायोड बल्ब जे फ्लेमिंग और ट्रायोड बल्ब एल.डी. फॉरेस्ट किया जो है आविष्कार किया था। डायोड आपने देखा होगा एक ही साइड में जो है धारा बहती है, आपका वायर जो है दोनों साइड धारा बहती है, लेकिन डायोड होता है इस प्रकार से यहाँ पे चिपा रहता है। और ये इसमें देखेंगे ना तो करंट एक के साथ फॉलो होगा, रिवर्स नहीं होता है। इसके अलावा
विद्युत बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन अल्वा। जब भी विद्युत बल्ब कहे तब अल्वा साहब लगाइएगा। बैरोमीटर के आविष्कारक ई टर्सोली। और बैरोमीटर से आप जो है वायुमंडल का जो है दाब मापते हैं और इससे मौसम का अनुमान भी लगा लेते हैं। अगर एक ही बार गिर गया तो एकदम जो है बिहार आएगा, पैन सब आएगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ रहेगा। रिवॉल्वर के आविष्कारक, रिवॉल्वर सभी जानते होंगे, सैमुअल कोल्ट होता है। और मशीन गन तो और भी जानते होंगे, ये आपका जेम्स पकल है। इनके अलावा लेजर के आविष्कारक टी.एच. मेनन है ना माफ कीजिए। बिजली के आविष्कार का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। बायफोकल लेंस के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। बायफोकल लेंस है ना, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। बायफोकल लेंस जो है, जिनको जरा दृष्टि दोष हो जाता है ना, दृष्टि दोष जानते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो उसमें बायफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस के चश्मे पहनते हैं लोग, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, नरेंद्र सिंह कपानी। डायनमो का आविष्कारक माइकल फैराडे। डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ डायनमो में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये भी बताइएगा, ठीक है। इनके अलावा मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, यहाँ कुछ याद आ रहा था, एक सेकंड रुकिए। हाँ, जो कल है ना, दर्पण और लेंस में किसके पावर पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये सब की चर्चा में कल की वीडियो में करा था, इसीलिए कंटेंट पूरा देखा कीजिए। वर्ष 1954 में निम्नलिखित में से किससे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। आप जानते हैं कि एक साल में अधिकतम 3 आदमी को, तो यहाँ 4 आदमी है, इसका मतलब कोई एक को नहीं मिला होगा। तो पहली बार 1954 में तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को नहीं दिया गया था। बाद बाकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, सी राजागोपालाचारी साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, सी.वी. रमन, जो 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल भी जीते थे, तो इनको भी भारत रत्न दिया गया था पहले लॉट में, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा किया गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद साहब को भी भारत रत्न दिया गया, देना भी जाना चाहिए। एक वर्ष में अधिकतम 3 आदमी को दिया जाता है। ये भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार आपने ऑप्शन जो देखा उन्हीं तीनों को दिया गया था। वर्ष 2024 के लिए 49वीं भारत रत्न है क्रमांक में, और ये जो है बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री, कुछ भी आप कर सकते हैं, तीनों पोस्ट को होल्ड किए हैं। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया है। सचिन तेंदुलकर पहला क्रिकेटर है जिन्होंने भारत रत्न दिया गया था। ये दिए गए थे भैया 2014 में, और जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था तो सबसे कम उम्र के भारत रत्न के अवार्डी भी हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी इधर भी दिखा दीजिए। इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं कि पुरस्कार का जो है ना बनावट पीपल के पत्ते के आकार की होती है, जैसा कि आपने इमेज में देखा होगा, लेकिन ये कांस्य की बना होता है। कांस्य मतलब कांस्य इस प्रकार से ब्रॉन्ज की बने होते हैं, और इसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करते हैं, तो पीएम करते हैं, राष्ट्रपति के पास सिफारिश यानी नाम भेजते हैं। इसके अलावा भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता महिला, ये 1971 में है ना, 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। इन्हें जो है लौह महिला भी कहा जाता है इंडिया में। इसके अलावा पहला महिला पीएम भी थी। विदेशी, जिन्हें पूर्ण रूप से विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, ये नेल्सन मंडेला है 1990, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा नवंबर 2023 में इनमें से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था, तो देखिए तेलंगाना में हुआ है, मिजोरम में भी हुआ, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ जी। हिमाचल प्रदेश में 2022 के लास्ट में चुनाव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू बना था वहां का जो है सीएम हिमाचल प्रदेश का, अभी तक याद है, उस समय ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था मेरे ख्याल में, ठीक है। नवंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, और भी राज्यों में हुए, लेकिन ये नवंबर वाले लॉट की मैं बता रहा हूँ, बाद में की तो पहले भी हुआ है ना। तो ये जो है आपका तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 5 राज्यों में किया गया सेकंड लॉट में। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 115 बहुमत मिला और 69 सीट कांग्रेस को मिला। सरकार में अभी कौन है भाई मुख्यमंत्री, तो भजन लाल शर्मा है। इसके अलावा है ना भजन लाल शर्मा कुछ तो याद आ रहा है मुझे इनके नाम से, है ना, कोई पिक्चर देखा था वहाँ भी सीएम ही रहता है शायद, उनका भी कुछ इस प्रकार से नाम रहता है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीट है, जिसमें 163 सीट किसको मिला है, भाजपा को, 66 कांग्रेस को, और जो नया मुख्यमंत्री है यहाँ का कौन है भाई, मोहन यादव। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में 90 सीट के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 54 सीट बीजेपी के खाते में, और यहाँ का जो नया मुख्यमंत्री बना है विष्णुदेव साय। तो ये जो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं इनको जरूर नाम रखिएगा, ये तीनों मुख्यमंत्री बदल गए हैं प्राचीन के हिसाब से। इसके अलावा
मिजोरम के 40 सीट पे चुनाव कराया गया, 40 सीट पे चुनाव कराया गया। ये अपवाद है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विधानसभा में न्यूनतम कितने सीट हो सकते हैं, है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, अपवाद है, हिंट दे रहा हूँ। तो इसे बीजेपी को 2 मिला और कांग्रेस को 1 ही सीट मिला था मिजोरम में। मिजोरम में जो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी है उनको भी ज़्यादा सीट मिला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये लाल दहोमा बने हैं। तेलंगाना में 119 सीट पे चुनाव हुए, कांग्रेस को बहुमत मिला और वहाँ के जो मुख्यमंत्री नया वाला चंद्रशेखर राव की जगह पे रेवंत रेड्डी बना है। राज्यों में विधानसभा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है, ये बात फिर से दोहरा रहा हूं। एशियाई खेल 2023 में किन 2 नए खेल को शामिल किया गया प्रतिस्पर्धीय पदक में? तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस, इन दोनों को शामिल किया गया एशियाई खेल 2023 में। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 दिल्ली में हुआ था और जो पहला जो शुभंकर का जो प्रचलन चालू किया गया था, तो पहला शुभंकर था, उसका नाम था अप्पू और ये एक हाथी के नाम पर रखा गया था। दूसरी बार 9वीं एशियाई खेल की मेजबानी भी भारत की 1982 दिल्ली में ही, ठीक है। इसके अलावा एशियाई खेल 2023 में भारत को कितने पदक मिला? 107, चौथा स्थान मिला। पहला स्थान पे जो है चीन है ना, 383 मेडल, 201 तो खाली गोल्ड, 111 जो है आपका रजत, 71 गो ब्रॉन्ज। इसके अलावा भारत को 28 गो गोल्ड, 38 गो रजत और 41 गो ब्रॉन्ज के साथ 107, है ना। ये पहली बार मौका है जब 100 की जो है आंकड़ा पार किया है भारत एशियाई खेल में। इससे पहले जो है इससे पहले बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था 2018 में, लेकिन 100 तक नहीं पहुंच पाया था। एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश साहब थे। एशियाई खेल 2027 कहाँ पे होगा? जापान में होगा, ये ध्यान रखिएगा, करंट से और करंट हो जाएगा ये। 2023 खेल में 2 नए खेल बता ही दिया, यही तो रूट है। इनके अलावा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? दाएं हाथ का, है ना, दाएं हाथ का, राइट हैंड। तो प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली 3 चीज का पता लगाने के लिए करते हैं, अलग अलग उंगली का अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्ट रहे तो ये वाला प्रेरित धारा भी इसमें एक आता है तीनों में से। आप देखते हैं, इसको पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के प्रयोग में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैला जाता है कि लंबवत हो जाए, है ना, एक दूसरे के एंगल मतलब 90 डिग्री लंबवत हो जाए। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, फोर्स को दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक जो एरिया है उसको दर्शाता है, तथा मध्यमा जो है ना, उसमें जो फ्लो होती है धारा, करंट, उसको दर्शाता है। अब इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके दाएं हाथ है भैया, बायां हाथ होगा तो इस साइड मुड़ा रहेगा, दायां हाथ रहेगा तो इस साइड मुड़ा रहता है ना। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ तो खुद ही करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये दाएं हाथ का है, दाएं हाथ में जो है ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अंगूठा गति को निर्देशित करता है, बीच वाला जो है अंगूठा के नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड को, सबसे नीचे वाले जो है करंट को दिखाता है। तो यही चीज आपको जो है वहाँ पे राइटिंग में लिखा गया है। अब एक क्वेश्चन आपसे हमने हाल में राइज किया गया कि भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, जो आपका डीसी मोटर होता है उसमें फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम इस्तेमाल होता है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना वो आपका दाएं हाथ, अगर सीधे सीधे इलेक्ट्रिक मोटर लिखे तो, लेकिन जो डीसी मोटर लिखे या जनरेटर लिखे तो उस पर जो है फ्लेमिंग के एक सेकेंड गलत हो रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है इलेक्ट्रिक मोटर पे, और दाएं हाथ का जो अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा ये डीसी मोटर या जनरेटर पर लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा अवध के किस नवाब ने राजधानी को फैजाबाद की जगह लखनऊ ट्रांसफर किया या स्थानांतरित किया? तो आसिफ उद्दौला इनका नाम था। आसिफ उद्दौला इमाम बाड़ा का निर्माण भी कराया। इमाम बाड़ा कहाँ है? बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। इसके अलावा अवध के प्रथम शासक कौन, किसे माना जाता है जो स्वतंत्र रूप से शासक थे? तो ये सआदत खान को माना जाता है, बुरहान मुल्क को। इसके बाद सफदर जंग अब्दुल मंसूर खान, इन्हीं का नाम है भाई। तो ये अवध का नवाब बना। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब शुजा उद दौला थे 1764 में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कथक नृत्य का संरक्षण अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के द्वारा जो है दिया गया था। निजाम सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्रा में स्थित है। निजाम सागर, आंध्र, निजाम से स्पष्ट है ना, निजाम लोग हैदराबाद में हुआ करता था। निजाम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में मंजीरा नदी पे है, मंजीरा नदी पे, ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ये दोनों जगह है। भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना पे 261 मीटर से भी अधिक हाइट की ऊंचाई वाली। भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना महानदी पर हीराकुंड उड़ीसा में, और सबसे ऊंची ज्वारीय बांध परियोजना सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल पंजाब में, ठीक है। संविधान के भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 जो है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संविधान निर्माण के समय 22 गो भाग था, अभी भी 22 गो भाग है, लेकिन
25 भागों में विभक्त है तो 3 को कौन सा आ गया, तो 4 का ए आ गया मौलिक कर्तव्य के लिए, 9 का ए आ गया नगर पालिका के लिए, 9 का बी आ गया सहकारी समिति के लिए। तो 22 को भाग है लेकिन 25 भागों में विभक्त है, कहीं पे 23 नहीं लिखे देंगे, लेकिन अगर गिनती करेंगे तो 25 को हो जाएगा। जब निर्माण हुआ संविधान तो 395 आर्टिकल 22 भाग 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 गो अनुसूची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 5 में आपका है ना संघ हो जाएगा, भाग 6 में राज्य हो जाएगा, भाग 7 निरसित हो जाएंगे, भाग 8 में जो है आपका भाग 8 में डायरेक्ट क्या हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, 9 में क्या हो जाएगा आपका 9 में हो जाएगा ग्राम पंचायत, 10 में हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वो बंद करता है आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 7 निरसित हो गया। एक बार पूछा गया कि जो भाग 7 निरसित है उसमें पहले क्या रखा गया था, तो प्रथम अनुसूची के जो उपभाग ख था उसमें जो राज हुआ करते थे उनके बारे में उपबंध दिया गया था। 8वीं अनुसूची में जब संविधान निर्माण हुआ था 14 गो भाषा था, अभी क्या गो है 22 गो भाषा है। ये 3 गो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां 71वां और 92वां। पहले लौट में एगो सिंधी को, फिर नमक को, नेपाली मणिपुरी कोंकणी को, और फिर बोडो संथाली मैथिली और डोगरी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया 22 भाषा। मैं चाहता हूं कि 1 घंटे में ये निपट जाए, 2 मिनट मेरे पास और है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाए गए आंदोलन में संस्था प्रमुख सूत्रधार के साथ किसका मिलान सही है पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना भगत सिंह नहीं, सुभाष चंद्र बोस होगा। नौजवान सभा चंद्रशेखर आजाद से मिलान किया गया, भगत सिंह होगा। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू तो लिखा है लेकिन चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी लिखा है, तो ये भी गलत होगा। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर सही लिखा है। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन है सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े रहे थे। नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह किए थे। एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने किए थे। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, असहयोग आंदोलन जब चौरा-चौरी का आंदोलन 1922 में बंद हो गया था उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित करवाया गया था। अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में नासिक में किया गया था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े रहे थे कौन, एनी बेसेंट, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अपना पहला मुख्यालय 1882 आरडीआर में बनाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की 1875 अपना यूएसए में। ठीक है, होम रूल लीग के जो है भारत में संचालन एनी बेसेंट और तिलक ने करा था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावर गांव में होता है। नहीं होगा 1 घंटे में भाई, 2-3 मिनट और जाएगा। चलिए अब धीरे ही कर लेता हूँ, क्या फायदा है ना। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 के हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। ये पूछा जाता है। कल भी हमने ये तीनों पॉइंट जो आप एरो अलग दिख रहे होगा ये आपको, तो ये हमने वहीं से उठाया है जो मैंने कल यूपी पुलिस में पढ़ाया था, यूपी पुलिस वाले में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा और इसी टाइप का लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ले आया। भगत सिंह का जन्म बंगा में हुआ था। भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को मिला था। भगत सिंह असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। साथी थे उस समय बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हसरा कर दिया थे। 1928 दिल्ली में बता दिया था। अशोक अष्टमी का मेला है ना किस राज्य में लगती है, तो असम में लगती है अशोक अष्टमी। असम के सभी महिलाओं में, नहीं मेलाओं में, यहाँ मेला लिखना है भाई, गलती ये हो जाएगा है ना। असम के सभी मेला में सबसे प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला, इसे पूर्व का कुंभ कहा जाता है, जो कामाख्या मंदिर के परिसर में लगती है। 3 जगह पीडीएफ में मिस्टेक है, राइटिंग 1 जगह ज्यादा लिख गया है, मैं आपको करेक्ट करके दूंगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। जहां मैं हूं गलती नहीं होगी, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, असम के अन्य प्रमुख मेला में है ना डोल जात्रा मेला, सड़क पूजा मेला, राख मेला, परशुराम मेला, ये सब असम में होता है। असम के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो बिहू होगा, खेल गोपाल होगा, कली गोपाल होगा, नट गोपाल होगा, बगुरम्बा होगा, बिछुआ होगा। ये त्योहार और नृत्य दोनों हैं, कंबाइंड समझ लीजिएगा, स्टार लगा दिया हूं है ना। अली ए लीलांग होता है, माजुली महोत्सव होता है, सत्रिया क्लासिकल डांस होता है, भोरताल नृत्य होता है, हरनी गबरा नृत्य होता है, मी डम मी फे, इसी प्रकार से इसे रखना याद है, मी डम मी फे, मुझे दम था मेरा लोहा में दम था। देखिए लोहा का फेरस होता है फी, तो इस प्रकार से जो भी आप जैसा रखना है याद, ये असम में होता है। ठीक है, इसके अलावा नवंबर 2023 को भारतीय सेना और बीआरओ ने बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये सिक्किम में किया है। सियोम ब्रिज का पहले बता चुका हूँ, ये एलएसी के पास, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारतीय चाइना के बॉर्डर के समीप अरुणाचल प्रदेश में जो है रक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया हाल ही में। अटल सेतु का उद्घाटन जो है हाल ही में माननीय है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंबई में किया गया था। ये जो है आपका उड़न तालिका के जोड़ता है बंबई में, सी लिंक है ये है ना। और ये सबसे विस्तृत ब्रिज है अभी इंडिया में। पहले भूपेन हजारिका साहब वाला जो ब्रिज है वो हुआ करता था, अभी भी भूपेन हजारिका ब्रिज के साथ एक रिकॉर्ड है कि ये जो है सब
सबसे बड़ी नदी के ऊपर ब्रिज है। ठीक है, बीआरओ की स्थापना 1960 में हुआ था, तटवर्ती इलाके में रोड बनाने और उनके देखरेख से संबंधित है। ठीक है भैया, तो ये थे आज का वीडियो, है ना। आगे मैं आप तो लाइक कहना छोड़ दिया हूँ, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, वो भी लाइक नहीं करता है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। मन साफ रखो भाई, आगे सब साफ ही साफ होगा, अच्छा होगा, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।